मेरी विदाई की रस्म शुरू हो चुकी थी। माँ रो रही थी। पापा मेरी हथेली दूल्हे के हाथ में रखने ही वाले थे। तभी मेरे होने वाले पति ने अचानक मेरा हाथ छोड़ दिया और सबके सामने मेरी छोटी बहन का हाथ पकड़ लिया। उस पल मुझे ऐसा लगा कि उसने अचानक सबके सामने मेरा साथ छोड़ दिया है, लेकिन उसकी आंखें बार बार भीड़ के पीछे किसी एक शख्स को तलाश रही थी, जिसे मैं उस समय पहचान नहीं पाई। अगले ही पल उसने जो कहा उसे सुनकर मेरी माँ बेहोश हो गई। मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे समय अचानक रुक गया हो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने मेरी छोटी बहन का हाथ क्यों पकड़ा, और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिस शादी को मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत समझ रही थी, वह दरअसल कई साल पुराने एक ऐसे राज का दरवाज़ा थी जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। उस पल पूरे मंडप में ऐसा सन्नाटा छा गया था कि किसी की सांसों की आवाज़ तक साफ सुनाई दे रही थी। हर किसी की नज़र कभी मेरे चेहरे पर जाती, कभी मेरी छोटी बहन रिद्धि पर, और कभी मेरे पति आरव पर, जिसने सबके सामने ऐसा कदम उठा लिया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस एक पल तक पहुंचने की कहानी कई दिन पहले शुरू हुई थी। अगर मुझे उस दिन अलमारी में रखी वह पुरानी तस्वीर ना मिली होती, तो शायद आज भी मैं इस सच से अनजान रहती। मेरा नाम नंदिनी है। मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी बेटी थी। पापा स्कूल में शिक्षक थे और माँ गृहिणी। हमारे घर में प्यार बहुत था, लेकिन पैसों की तंगी हमेशा रहती थी। मेरी छोटी बहन रिद्धि मुझसे 4 साल छोटी थी। वह मेरी बहन कम मेरी सबसे अच्छी दोस्त ज़्यादा थी। जब मेरी शादी हुई तो पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। लड़का यानी आरव एक बड़े बिजनेस परिवार से था, पढ़ा लिखा, समझदार और शांत स्वभाव का। पहली मुलाकात में उसने सिर्फ इतना कहा था, अगर आप इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं तो बेझिझक मना कर सकती हैं। मैं किसी पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। उसकी यही बात मेरे दिल को छू गई थी। मुझे लगा शायद भगवान ने मेरी किस्मत में एक अच्छा इंसान लिखा है। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर में हर दिन हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन इन्हीं खुशियों के बीच मुझे कुछ अजीब बातें भी महसूस होने लगी। एक रात मैं पानी पीने उठी तो देखा पापा ड्राइंग रूम में किसी से धीमी आवाज़ में फ़ोन पर बात कर रहे थे। बस शादी हो जाने दो, उसके बाद सब सच बता दूंगा। अभी नहीं, अभी अगर बात बाहर आ गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे देखते ही उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, सोई नहीं अभी तक? मैंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन पहली बार लगा कि पापा मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। अगले दिन जब मैं अपनी शादी का लाल चूड़ा ट्राई कर रही थी, तभी एक अनजान नंबर से मेरे फ़ोन पर मैसेज आया, अगर अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचानी है तो ये शादी मत करना। जिस आदमी से तुम्हारी शादी हो रही है वह उतना नहीं है जितना दिखाई देता है। मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। मैंने सोचा शायद किसी की घटिया शरारत होगी, इसलिए वह बात मैंने किसी को नहीं बताई। लेकिन उसी शाम एक और घटना हुई। मैं बाजार से लौट रही थी। अचानक एक बुजुर्ग महिला मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, बेटी, दुल्हन का जोड़ा पहनने से पहले अपने घर की पुरानी अलमारी ज़रूर खोलना। वहाँ जो मिलेगा वही तेरी किस्मत बदल देगा।
मैं कुछ पूछ पाती उससे पहले वह भीड़ में गायब हो गई। घर आकर मैंने पुरानी अलमारी खोली। कपड़े के नीचे एक पुराना लकड़ी का डब्बा रखा था। उसे खोलते ही मुझे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस तस्वीर में मेरे पापा, माँ और उनके बीच एक खड़ा एक 10-12 साल का लड़का था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह लड़का हूबहू आरव जैसा दिख रहा था, लेकिन तस्वीर के पीछे जो लिखा था उसने मेरी धड़कनें रोक दी। हमारा बेटा, जिसे दुनिया से छिपाना पड़ा। मैं बार बार उस लाइन को पढ़ रही थी। हमारा बेटा। मेरे हाथ कांप रहे थे। अगर यह सच था तो फिर आरव कौन था? और अगर आरव सचमुच मेरे माता पिता का बेटा था तो मेरी शादी उससे कैसे तय हो सकती थी? उसी समय पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। मैंने घबराकर तस्वीर मुट्ठी में छिपा ली और जैसे ही पलटकर देखा, दरवाजे पर खड़े इंसान को देखकर मेरे होश उड़ गए। दरवाजे पर पापा खड़े थे। उनकी नज़र सीधे मेरे हाथ में छिपी हुई तस्वीर पर गई। पहली बार मैंने उनके चेहरे पर ऐसा डर देखा जैसा किसी ऐसे इंसान के चेहरे पर होता है जिसका सबसे बड़ा राज खुलने वाला हो। नंदिनी, वो तस्वीर मुझे दे दो। उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें घबराहट साफ महसूस हो रही थी। मैंने तस्वीर अपनी मुट्ठी में और कस ली। पहले आप ये बताइए, इसमें लिखा है हमारा बेटा कौन है, और ये लड़का बिल्कुल आरव जैसा क्यों दिख रहा है? कुछ पल तक पापा चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, हर सच का एक सही समय होता है। अभी नहीं, लेकिन मेरी शादी 4 दिन बाद है पापा। अगर इस तस्वीर का मेरी शादी से कोई संबंध है तो मुझे जानने का हक है। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, जैसे बहुत कुछ कहना चाहते हूँ, लेकिन अगले ही पल उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझ पर भरोसा करो। मैंने पहली बार महसूस किया कि पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने तस्वीर मेरे हाथ से ले ली और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। अगली सुबह मैंने माँ से तस्वीर के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात बदल दी। रिद्धि भी कुछ अजीब सी लगी, जैसे वह भी कुछ जानती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। इसी बीच आरव का फ़ोन आया। आज शाम अगर तुम्हारे पास समय हो तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैंने हाँ कह दिया। हम दोनों शहर के एक शांत कैफ़े में मिले। आरव पहले से ही वहाँ बैठा था। मुझे देखते ही मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई छिपा हुआ बोझ था। कुछ देर सामान्य बातें करने के बाद मैंने सीधे पूछा, क्या तुमने कभी बचपन में मेरे परिवार को देखा है? वह कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, ये सवाल अचानक क्यों? मैंने तस्वीर वाली बात नहीं बताई, बस इतना कहा, ऐसे ही लगा पूछ लूँ। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, कम से कम मुझे तो याद नहीं। उसका जवाब सामान्य था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। वह थोड़ा दूर जाकर बात करने लगा। मैंने अनजाने में उसकी आवाज़ सुनी। हाँ, मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। उससे पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या वही बात पापा भी कह रहे थे? आखिर ऐसा कौन सा सच था जिसे सब लोग मुझसे छिपा रहे थे? आरव वापस आया तो मैंने कुछ नहीं पूछा। मैं सिर्फ उसे देखती रही। उसने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है? मैंने भी मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, लेकिन अब मेरे मन में भरोसे से ज़्यादा सवाल थे। 2 दिन बाद मेहंदी की रस्म थी। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। हंसी मजाक चल रहा था। तभी एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई। उसने मेरी हथेली में एक मुड़ा हुआ कागज़ रख दिया।
और भाग गई। मैंने चुपके से वह पर्ची खोली। उस पर सिर्फ वह एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो आज रात ठीक 11 बजे पुराने शिव मंदिर के पीछे अकेले आना। किसी पर भरोसा मत करना। नीचे किसी का नाम नहीं था। पूरा शरीर सिहर उठा। मैंने बहुत सोचा, जाना चाहिए या नहीं। अगर यह किसी की चाल हुई तो, लेकिन अगर वहाँ सच मिला तो। रात के 11 बजे जब घर में सब लोग शादी की तैयारियों की थकान से सो चुके थे, मैं धीरे से बाहर निकली। पुराने शिव मंदिर के पीछे चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। मैंने घबराकर आवाज़ लगाई, कौन है? तभी अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसने मेरी तरफ एक पुरानी फाइल बढ़ाई और धीमी आवाज़ में कहा, इसमें तुम्हारी पूरी जिंदगी का सच है। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे वह मुझे कई वर्षों से जानता हो, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में पूरी तरह छिपा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से फाइल पकड़ ली थी कि पीछे से किसी ने जोर से चिल्लाया, नंदिनी, उस फाइल को मत खोलना। मैंने पलटकर देखा और जिसे वहाँ देखकर मैं सबसे ज़्यादा हैरान हुई वह था आरव। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, आरव तेजी से मेरी ओर भागता हुआ आ रहा था। नंदिनी, वो फाइल मुझे दे दो। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। मैंने तुरंत फाइल अपने सीने से लगा ली। नहीं, पहले ये बताओ इसमें ऐसा क्या है जिसे तुम, पापा और शायद पूरा परिवार मुझसे छिपा रहा है। आरव कुछ बोल पाता उससे पहले वह रहस्यमय आदमी पीछे हटने लगा। आरव उसकी ओर दौड़ा, लेकिन वह अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गया। आरव वापस लौटा तो उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं, मैंने पहली बार उसकी बात काट दी। जब तक मुझे सच नहीं पता चलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हर सच सही समय पर ही सामने आना चाहिए। अगर अभी तुमने ये फाइल खोल दी तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं हल्का सा मुस्कुराई। मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही बदलने वाली है। 2 दिन बाद मेरी शादी है। मैंने वहीं खड़े खड़े फाइल खोल दी। अंदर कुछ पुराने दस्तावेज थे, एक फाइल की रिपोर्ट, एक पुलिस शिकायत और सबसे ऊपर एक जन्म प्रमाण पत्र। वह एक पुराना अस्पताल और संरक्षण संबंधी रिकॉर्ड था जिसमें अभिभावक के तौर पे मेरे पापा राजेश शर्मा का नाम दर्ज था। राजेश शर्मा यानी मेरे पापा, लेकिन बच्चे का नाम आरव शर्मा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत दूसरा कागज़ उठाया। वह अस्पताल की रिपोर्ट थी। उसमें लिखा था, जन्म के कुछ घंटे बाद बच्चे को अस्पताल से अज्ञात व्यक्ति द्वारा ले जाया गया। मेरी सांसें रुक सी गईं। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, आरव, क्या ये सच है? उसने सिर झुका लिया। हाँ। तो फिर? लेकिन पूरी कहानी ये नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। तस्वीर झूठ नहीं थी, लेकिन उसका मतलब वह नहीं है जो तुम समझ रही हो। मैं जन्म से इस परिवार का हिस्सा नहीं था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ, मेरे असली माता पिता उसी रात एक भयानक साजिश का शिकार हुए थे। उसके बाद वह हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गए और मुझे कभी सच जानने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे पापा इस अस्पताल में थे। उन्होंने मुझे गोद लेने का फैसला किया, लेकिन कुछ घंटे बाद मुझे अस्पताल से किसी ने उठा लिया। मैं स्तंभ रह गई। फिर मुझे एक दूसरे परिवार ने पाला। कई साल बाद मुझे सच पता चला। मैं तुम्हारे परिवार तक पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने कांपते हुए पूछा, तो तस्वीर के पीछे हमारा बेटा क्यों लिखा था? क्योंकि तुम्हारे पापा मुझे अपना बेटा मानते थे।
भले ही मैं उनके खून का नहीं था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर पहले जो रिश्ता मुझे असंभव लग रहा था, वह अचानक एक बिल्कुल अलग रूप के सामने आया था। लेकिन तभी मेरे मन में एक नया सवाल उठा, अगर ऐसा है तो फिर सब लोग ये बात मुझसे क्यों छुपा रहे थे? आरव ने गहरी सांस ली, क्योंकि असली राज अभी भी बाकी है। क्या? उसने जवाब देने के बजाय फाइल से एक पुरानी फ़ोटो निकाली। उस फोटो में मेरे पापा, आरव और एक तीसरा आदमी खड़ा था। उस आदमी के चेहरे पर काला निशान था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। आरव ने फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही आदमी मुझे अस्पताल से लेकर गया था और यही आदमी पिछले कई दिनों से तुम्हारे आसपास घूम रहा है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक मंदिर के बाहर किसी गाड़ी के ब्रेक की तेज़ आवाज़ आई। हम दोनों बाहर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर से आए हमारे एक रिश्तेदार हांफते हुए बोले, आरव जल्दी चलो। क्या हुआ? उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, तुम्हारे होने वाले ससुर यानी नंदिनी के पापा, उन पर किसी ने हमला कर दिया है। ये सुनते ही मेरे हाथ से पूरी फाइल ज़मीन पर गिर गई और उसके अंदर से एक मुड़ा हुआ कागज़ बाहर निकल आया, जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगला नंबर नंदिनी का है। अगला नंबर नंदिनी का है। उस एक लाइन ने जैसे मेरे शरीर का सारा खून जमा दिया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले आरव ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, चलो अभी इसी वक्त अस्पताल चलते हैं। हम दोनों कार में बैठे और पूरी रफ्तार से अस्पताल की ओर निकल पड़े। पूरे रास्ते मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर पापा से किसकी दुश्मनी थी? अस्पताल पहुंचते ही मैंने देखा कि बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। माँ रो रही थी। रिद्धि उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। मुझे देखते ही माँ मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, किसी ने तुम्हारे पापा पर पीछे से हमला कर दिया। मैं बिना कुछ बोले आईसीयू की तरफ भागी। डॉक्टर ने मुझे रोक लिया। अभी उनकी हालत नाजुक है, उन्हें होश आने में समय लगेगा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसी समय मैंने देखा कॉरिडोर के दूसरे छोर पर एक आदमी खड़ा था। उसने काली टोपी पहन रखी थी। वह लगातार मेरी तरफ देख रहा था। जैसे ही हमारी नज़रें मिली, वह तुरंत मुड़कर तेज़ी से बाहर निकल गया। वही है, मैं चिल्लाई। आरव बिना एक पल गंवाए उसके पीछे दौड़ा। मैं भी उसके पीछे भागी। वह आदमी अस्पताल की पार्किंग तक पहुंचा। एक काली एसयूवी पहले से उसका इंतज़ार कर रही थी। वह उसमें बैठा और गाड़ी तेज़ी से निकल गई। आरव ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह हमारी नज़रों से ओझल हो गया। सिर्फ उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट का आखिरी हिस्सा दिखाई दिया, 2741। आरव ने तुरंत वह नंबर अपने फ़ोन में नोट कर लिया। हम वापस अस्पताल लौटे। करीब 2 घंटे बाद पापा को होश आया। मैं उनके पास पहुंची। उन्होंने बहुत मुश्किल से आंखें खोली। मुझे देखते ही उनका हाथ कांपने लगा। उन्होंने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं झुक गई। उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, अलमारी। कौन सी अलमारी पापा? स्टडी रूम, उसके नीचे। इतना कहकर उनकी सांसें तेज हो गई। डॉक्टर ने हमें तुरंत बाहर कर दिया। मैंने उसी समय तय कर लिया, अब चाहे जो हो, मैं स्टडी रूम की अलमारी ज़रूर देखूंगी। रात के लगभग 12 बजे जब अस्पताल में सब लोग थककर कुर्सियों पर सो गए, मैं और आरव चुपचाप घर पहुंचे। पूरा घर सुनसान था। हम सीधे पापा के स्टडी रूम में गए। कमरे की वही पुरानी लकड़ी की अलमारी सामने खड़ी थी।
हमने उसे हटाने की कोशिश की। काफ़ी मेहनत के बाद वह थोड़ी सी खिसकी। उसके नीचे फर्श में लोहे का एक छोटा सा ढक्कन दिखाई दिया। आरव ने उसे खोला। अंदर एक छोटी सी तिजोरी थी। उसका लॉक नंबर वाला था। मैंने निराश होकर कहा, कोड कैसे पता चलेगा? तभी मेरी नज़र तिजोरी के ऊपर चिपके एक पुराने कागज़ पर गई। उस पर सिर्फ 3 अंक लिखे थे, 199। चौथा अंक गायब था। हम दोनों अलग अलग नंबर लगाने लगे, कभी 1990, 1991, 1992। कुछ भी नहीं खुला। तभी मेरी नज़र पापा की स्टडी टेबल पर रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर के नीचे 1997 की तारीख लिखी थी। अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया। जब मैंने 1997 डाला तभी टक तिजोरी खुल गई। अंदर सिर्फ 3 चीज़ें थीं, एक पुरानी डायरी, एक पेन ड्राइव और एक लिफाफा जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ये लिफाफा केवल नंदिनी और आरव साथ में ही खोले। अगर यह किसी और के हाथ लगे तो समझ लेना कि हम सब हार चुके हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर पापा का लिखा हुआ एक पत्र था। पहले ही नंदिनी पढ़कर मेरी आंखें फैल गई। नंदिनी, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि जिस आदमी से मैं पिछले 25 साल से डर रहा था वह आखिरकार वापस आ चुका है। मैंने घबराकर आरव की तरफ देखा। हम दोनों ने एक साथ अगली लाइन पढ़नी शुरू की और उसी पर घर के बाहर किसी ने जोर से डोरबेल बजाई। 1 बार, 2 बार, फिर लगातार ट्रिन ट्रिन ट्रिन। रात के 1 बजे इस सुनसान घर में आखिर दरवाजे पर कौन था? डोरबेल लगातार बज रही थी। रात के 1 बजे उस सुनसान घर में हर आवाज़ दिल की धड़कन और तेज कर रही थी। मैं और आरव एक दूसरे को देखने लगे। आरव ने धीरे से इशारा किया, मैं पीछे हट जाऊं। उसने पास पड़ी हॉकी स्टिक उठा ली और सावधानी से मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई खड़ा नहीं था। सिर्फ सीढ़ियों पर एक काला लिफाफा रखा था। आरव ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन सड़क पूरी तरह खाली थी। उसने लिफाफा उठाया और तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। लिफाफे के ऊपर लाल स्याही से लिखा था, अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो डायरी मत पढ़ना। मेरे हाथ कांपने लगे। इसका मतलब कोई हमारी हर हरकत पर नज़र रख रहा था। मैंने घबराकर पूछा। आरव ने बिना जवाब दिए लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें मैं, सिद्धि और पापा थे, लेकिन तस्वीर के पीछे खड़ा एक आदमी लाल गोले से घेरा गया था। वही आदमी जिसके चेहरे पर काला निशान था। नीचे लिखा था, जिसे तुम अजनबी समझते हो वह पिछले 25 साल से तुम्हारे परिवार का हिस्सा है। मैंने तुरंत डायरी खोली। पहले पन्ने पर पापा की लिखावट थी, अगर यह डायरी नंदिनी और आरव के हाथ में पहुंची है तो समझ लो कि मैं शायद उन्हें सब कुछ खुद नहीं बता पाया। जिस आदमी से मैं 25 साल से डर रहा हूँ उसका नाम विक्रम मल्होत्रा है। वह कभी मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन लालच ने उसे हैवान बना दिया। मैं तेज़ी से अगले पन्ने पलटने लगी। उसमें लिखा था कि 25 साल पहले विक्रम ने करोड़ों की अवैध संपत्ति अपने नाम करने की कई लोगों को धोखा दिया था। जब पापा को उसके अपराधों का पता चला तो उन्होंने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए, लेकिन विक्रम ने बदला लेने की कसम खा ली। उसी दौरान अस्पताल में पैदा हुए एक मासूम बच्चे को उसने अगवा कर लिया। वही बच्चा आज का आरव था। मैंने हैरानी से आरव की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह शायद पहली बार पूरी सच्चाई पढ़ रहा था।
डायरी में आगे लिखा था, विक्रम सिर्फ आरव को नहीं ले गया था, उसने एक ऐसी फाइल भी चुरा ली थी जिसमें उसके सारे अपराधों का रिकॉर्ड था। पिछले 25 साल से वह उसी फाइल की तलाश में है, क्योंकि उसे डर है कि अगर वह किसी के हाथ में लग गई तो उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर तेज हवा चलने लगी। मैंने डरकर आरव का हाथ पकड़ लिया। उसी समय ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई, टक टक टक। हम दोनों ने एक साथ ऊपर देखा। घर में हमारे अलावा कोई नहीं होना चाहिए था। आरव ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मैं उसके पीछे थी। जैसे ही हम ऊपर पहुँचे, स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर से किसी के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। मेरा गला सूख गया। आरव ने दरवाज़ा पूरी तरह खोला। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी। उस पर कोई बैठा हुआ था, दोनों हाथ रस्सियों से बंधे हुए, मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ। मैंने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली और अगले ही पल मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह कोई और नहीं, मेरी छोटी बहन रिद्धि थी। रिद्धि! मेरी चीख पूरे घर में गूंज उठी। मैं दौड़कर उसके पास पहुंची और उसके मुंह से कपड़ा हटाया। वह बुरी तरह डरी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आरव ने जल्दी जल्दी उसकी रस्सियां खोली। जैसे ही वह आज़ाद हुई, उसने मुझे कसकर गले लगा लिया और रोते हुए बोली, दीदी, वो लोग वापस आ गए हैं। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। मैंने घबराकर पूछा, कौन लोग? रिद्धि ने कांपते हुए कहा, विक्रम और उसके आदमी। इतना सुनते ही आरव सतर्क हो गया। उसने पूरे कमरे की तलाशी ली। तभी कुर्सी के नीचे एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन मिला। वह चालू था। स्क्रीन पर सिर्फ एक वीडियो दिखाई दे रहा था। आरव ने प्ले किया। वीडियो में वही काले निशान वाला आदमी दिखाई दिया। वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। राजेश ने सोचा था कि वह मुझे हमेशा के लिए रोक देगा, लेकिन अब खेल खत्म होने वाला है। नंदिनी, अगर तुम अपने पिता को जिंदा देखना चाहती हो तो कल सुबह 10 बजे पुरानी मिल में अकेले आना। पुलिस लाई या आरव को साथ लाई तो अगली बार अस्पताल में तुम्हारे पिता की लाश मिलेगी। वीडियो ख़त्म होते ही मोबाइल अपने आप बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने तुरंत कहा, मैं जाऊंगी। आरव ने सख्त आवाज़ में कहा, बिल्कुल नहीं, ये साफ जाल है। लेकिन अगर मैं नहीं गई तो पापा, वह यही चाहता है कि तुम डरकर उसकी बात मान लो। रिद्धि अचानक बोली, दीदी, एक बात है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। हम दोनों उसकी तरफ देखने लगे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, 3 दिन पहले शादी की खरीदारी के समय एक आदमी ने मुझे रोककर एक चाबी दी थी। उसने कहा था कि अगर नंदिनी दीदी की जान बचानी है तो यह चाबी सही समय पर उन्हें दे देना। उसने अपने दुपट्टे की सिलाई खोलकर एक छोटी सी पीतल की चाबी निकाली। मैं और आरव हैरान रह गए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने पूछा। रिद्धि रोते हुए बोली, उस आदमी ने कहा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो वह आपको मार देगा। आरव ने चाबी हाथ में ले ली। उसके ऊपर एक नंबर उकेरा हुआ था, L27। तभी उसे कुछ याद आया, लॉकर। मैंने हैरानी से पूछा, कौन सा लॉकर? आरव बोला, मेरे दत्तक पिता ने मरने से पहले एक बैंक लॉकर का जिक्र किया था। उसका नंबर भी L27 था। उस समय मुझे लगा था कि वह बुखार में कुछ भी बोल रहे हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वही लॉकर इस पूरे रहस्य की असली कड़ी थी?
सुबह होने का इंतज़ार किए बिना हम तीनों सीधे बैंक पहुँचे। बैंक अभी खुला ही था। आरव ने पहचान पत्र दिखाया और लॉकर की जानकारी मांगी। रिकॉर्ड देखने के बाद मैनेजर का चेहरा बदल गया। ये लॉकर पिछले 25 साल से किसी ने नहीं खोला। उसने चाबी ली और हमें एक छोटे से कमरे में ले गया। लॉकर खुला। अंदर एक पुरानी फाइल, कुछ तस्वीरें और एक सील बंद लिफाफा रखा था। मैंने कांपते हाथों से फाइल उठाई। पहला पन्ना देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें लिखा था विक्रम मल्होत्रा के सारे अपराधों का रिकॉर्ड। लेकिन उससे भी बड़ा झटका अगले पन्ने पर था, क्योंकि वहाँ जिन लोगों के नाम उसके साथ जुड़े हुए थे उनमें एक नाम ऐसा था जिस पर हम तीनों को सबसे ज़्यादा भरोसा था। और वह नाम पढ़ते ही मेरे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, असंभव। असंभव। मेरे मुंह से बस यही शब्द निकला। फाइल के उस पन्ने पर जो नाम लिखा था वह था इंस्पेक्टर संजय चौहान। वही पुलिस अधिकारी जो पिछले 2 दिनों से हमारे परिवार की सुरक्षा का भरोसा दे रहा था। वही जो अस्पताल में पापा से मिलने वाला पहला व्यक्ति था। वही जिसने हमें यकीन दिलाया था कि अपराधी जल्द पकड़ा जाएगा। मेरे हाथ कांपने लगे। आरव ने पूरी फाइल ध्यान से पढ़ी। उसमें दर्ज था कि कई साल पहले विक्रम ने अपने गैर कानूनी कारोबार को बचाने के लिए कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने साथ मिला लिया था और उनमें इंस्पेक्टर संजय भी शामिल था। बदले में उसे हर महीने बड़ी रकम मिलती थी और हर सबूत पुलिस रिकॉर्ड से गायब हो जाता था। तभी अचानक बैंक मैनेजर घबराया हुआ कमरे में आया और बोला, सर, अभी अभी पुलिस आई है। इंस्पेक्टर संजय आपको तुरंत अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं। मैं और आरव एक दूसरे को देखने लगे। हमने फाइल तुरंत बैग में रख ली। कुछ ही सेकंड बाद इंस्पेक्टर संजय 4 पुलिस वालों के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान थी। उसने कहा, नंदिनी जी, हमें सूचना मिली है कि आपके पास इस केस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। सुरक्षा के लिए उन्हें हमें दे दीजिए। आरव शांत स्वर में बोला, दस्तावेज फ़िलहाल सुरक्षित हैं। पहले आप बताएं कि आपको इनके बारे में कैसे पता चला। यह सुनते ही इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग हल्का बदल गया, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुराकर बोला, पुलिस को सब पता चल जाता है। तभी बैंक के बाहर अचानक गोलियां जैसे तेज आवाज़ गूंजी। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर किसी ने बैंक की बिजली काट दी। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में किसी ने मेरे हाथ से बैग छीनने की कोशिश की। मैंने पूरी ताकत से बैग पकड़े रखा। आरव उस आदमी से भिड़ गया। कुछ सेकंड तक धक्का मुक्की होती रही। फिर अचानक किसी ने टॉर्च जलाई। रोशनी होते ही वह नकाबपोश आदमी पीछे से दरवाजे से भाग चुका था, लेकिन जाते जाते वह एक बात कह गया था, विक्रम साहब ने कहा है, अब खेल का आखिरी दौर शुरू हो चुका है। इंस्पेक्टर संजय ने दिखावे के लिए उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अब उस पर भरोसा नहीं था। बैंक से बाहर निकलते ही आरव ने धीरे से कहा, यहाँ से तुरंत निकलना होगा। अब हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हम तीनों सीधे एक पुराने गेस्ट हाउस पहुँचे, जहाँ आरव का बचपन का दोस्त करण मैनेजर था। उसने हमें एक कमरा दिया और कहा कि यहाँ कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। रात को जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी मुझे याद आया कि फाइल के आखिरी हिस्से को हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। मैंने धीरे से वह पन्ना खोला। उसमें एक नक्शा बना हुआ था और नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच का आखिरी सबूत पुराने मल्होत्रा हवेली के
तहखाने में छिपा है। लेकिन सावधान, वहां पहुंचने वाला हर इंसान जिंदा वापस नहीं लौटा। उसी समय कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। आरव ने धीरे से दरवाज़ा के छेद से बाहर देखा और उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने फुसफुसाकर कहा, नंदिनी, विक्रम खुद यहाँ आ चुका है। आरव की बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से दरवाजे के छेद से बाहर झांका। कॉरिडोर की हल्की रोशनी में एक लंबा सा आदमी काले कोट में खड़ा था। उसके चेहरे पर वही पुराना काला निशान साफ दिखाई दे रहा था। वह किसी से फ़ोन पर धीमी आवाज़ में कह रहा था, कमरा नंबर 203, कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। आज 25 साल पुराना हिसाब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैंने घबराकर पीछे कदम खींच लिए। रिद्धि का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। तभी आरव को खिड़की दिखाई दी। उसने धीरे से पर्दा हटाया। कमरे के पीछे एक संकरी लोहे की सीढ़ी थी जो सीधे गेस्ट हाउस के पीछे वाले रास्ते तक जाती थी। यही मौका है, जल्दी चलो। हम तीनों बिना आवाज़ किए खिड़की से नीचे उतर गए। जैसे ही हम नीचे पहुँचे, ऊपर कमरे का दरवाज़ा जोर से टूटने की आवाज़ आई। दरवाज़ा तोड़ो, वो यहीं है। विक्रम की गरजती हुई आवाज़ पूरे गेस्ट हाउस में गूंज उठी। हम भागते हुए पीछे वाली गली में पहुँचे। कुछ दूर जाने के बाद आरव ने कार स्टार्ट की और हम सीधे उस पुराने पते की तरफ निकल पड़े जो नक्शे में बना था। करीब 1 घंटे बाद हम शहर से दूर एक सुनसान जगह पहुँचे। सामने एक विशाल लेकिन जर्जर हवेली खड़ी थी। टूटी हुई खिड़कियाँ, जंग लगा हुआ मुख्य दरवाज़ा और चारों तरफ फैली खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वहाँ कोई आया ही ना हो। लोहे के फाटक पर धूल जमी हुई थी। ऊपर पत्थर पर लिखा था, मनोतरा हवेली। मैंने गहरी सांस ली। यही है। हम अंदर धकेल हुए। हवेली के हर कमरे में धूल की मोटी परत थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। तभी मेरी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ खड़ा था। मैंने ध्यान से देखा। वह बच्चा आरव था। आरव की आंखें भर आई। यह मेरे असली माता पिता हैं। उसने कांपते हाथों से तस्वीर को छुआ। तभी अचानक तस्वीर अपने आप नीचे झुक गई। उसके पीछे दीवार में एक छोटा सा गुप्त बटन छुपा हुआ था। आरव ने बटन दबाया। पूरी हवेली में भारी आवाज़ गूंजी। घर, सामने की अलमारी धीरे धीरे एक तरफ खिसक गई। उसके पीछे नीचे जाने वाली पत्थर की सीढ़ियाँ दिखाई दी। तहखाना। हम तीनों टॉर्च जलाकर नीचे उतरने लगे। नीचे उतरते ही एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच लोहे का एक पुराना संदूक रखा था। मैंने जैसे ही संदूक खोला, उसमें दर्जनों फाइलें, हार्ड डिस्क और वीडियो कॉन्सेप्ट रखी थी। आरव ने पहली फाइल खोली। उसमें विक्रम के गैरकानूनी कारोबार, हत्या, अपहरण और करोड़ों की ठगी के सबूत थे। मैंने राहत की सांस ली। यही वो सबूत है। लेकिन तभी पीछे से ताली बजने की आवाज़ आई। टक टक टक। हम तीनों एक साथ पीछे मुड़े। सीढ़ियों के पास विक्रम खड़ा था। उसके साथ कई हथियारबंद आदमी थे। वह मुस्कुराते हुए बोला, शाबाश, इतने सालों में कोई भी इस तहखाने तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन तुम लोग मेरे लिए सारे सबूत एक जगह इकट्ठा कर चुके हो। उसने अपने आदमी की तरफ देखा। फाइलें ले लो और इन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। चारों तरफ से उसके आदमी हमारी ओर बढ़ने लगे। मैंने घबराकर आरव का हाथ पकड़ लिया। तभी पीछे की दीवार से किसी ने जोर से आवाज़ लगाई, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वरना सबसे पहली गोली मैं चलाऊंगा। हम सब ने एक साथ उस दिशा में देखा और वहाँ
खड़े इंसान को देखकर विक्रम की मुस्कान पहली बार गायब हो गई। तहखाने में गूंजती हुई आवाज़ सुनकर हम सब एक साथ पीछे मुड़े। सीढ़ियों के ऊपर एक आदमी खड़ा था। उसकी टॉर्च की रोशनी सीधे विक्रम के चेहरे पर पड़ रही थी। कुछ ही सेकंड बाद वह धीरे धीरे नीचे उतरा। जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखाई दिया, विक्रम की आंखें फैल गई। राजेश, उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा। अस्पताल से निकलने से पहले पापा ने डॉक्टर से साफ कह दिया था कि वह अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। उनकी हालत पूरी तरह ठीक नहीं थी, लेकिन वह जानते थे कि आज अगर वह हमारे साथ नहीं गए तो शायद 25 साल पुराना सच फिर कभी सामने नहीं आएगा। मेरे पापा हमारे सामने खड़े थे। अस्पताल की कमज़ोरी अभी भी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनकी आंखों में आज डर नहीं बल्कि वर्षों का साहस था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। डर मत बेटा, आज किसी झूठ की नहीं, सच की जीत होगी। मैं दौड़कर पापा के पास पहुंची और उनसे निपट गई। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पापा, आपने हमें बताया क्यों नहीं? इतने साल अकेले सब कुछ कैसे सहते रहे? पापा ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिन्हें एक पिता अपनी औलाद तक पहुंचने ही नहीं देना चाहता। मैं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी इस अंधेरे से हमेशा दूर रहे। विक्रम जोर से हंसा। भावुक बातें बाद में कर लेना। राजेश, तुमने समझ क्या रखा है? यहाँ से कोई सबूत बाहर नहीं जाएगा। उसने अपने आदमी की तरफ इशारा किया। वे धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगे। आरव तुरंत मेरे और रिद्धि के सामने खड़ा हो गया। उसने शांत आवाज़ में कहा, अगर तुम्हें ये फाइल चाहिए तो पहले मुझे पार करना होगा। विक्रम ने ताली बजाई। यही तो चाहता था। मैं 25 साल पहले एक बच्चे को मुझसे छीन लिया गया था और आज वही बच्चा मेरे सामने खड़ा होकर मुझे चेतावनी दे रहा था। उसकी आवाज़ में गुस्से से ज़्यादा अहंकार था। तभी पापा ने अपने हाथ से में पकड़ा हुआ एक छोटा सा रिकॉर्डर सबके सामने उठाया। विक्रम, आज पहली बार तुम अपनी ही आवाज़ से हारोगे। उन्होंने रिकॉर्डर चलाया। उसमें विक्रम और इंस्पेक्टर संजय की कई पुरानी बातचीत रिकॉर्ड थी, जिसमें वे सबूत छिपाने, गवाहों को डराने और पैसों के लेन देन की बातें कर रहे थे। आवाज़ तहखाने में गूंजने लगी। विक्रम के चेहरे का रंग बदल गया। उसी समय ऊपर से कई लोगों के दौड़ने की आवाज़ आने लगी। विक्रम के आदमी घबरा गए। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कोई पीछे नहीं हटेगा। लेकिन उसके दो आदमी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका नेता अब बच नहीं पाएगा। विक्रम ने मेरी तरफ देखा और बोला, नंदिनी, अगर तुम्हारे पापा उस दिन मेरे रास्ते में नहीं आते तो आज तुम्हारा परिवार चैन से जी रहा होता। सारी परेशानी की वजह वही है। मैंने पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं, परेशानी की वजह लालच होता है और तुम्हारा लालच ही तुम्हें यहाँ तक लाया है। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे इस तरह बात करूँगी। तभी आरव धीरे धीरे उन फाइलों को समेटने लगा। उसने पापा की तरफ देखा। पापा ने बहुत हल्के से सिर हिलाया, जैसे कोई पहले से तय योजना पूरी होने वाली हो। अचानक तहखाने की सारी लाइटें जल उठी। ऊपर से कई लोगों के तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अगले ही पल वरिष्ठ अधिकारी अपनी टीम के साथ तहखाने पहुंच गए। वरिष्ठ अधिकारी ने ऊंची आवाज़ में कहा, विक्रम मल्होत्रा, अब यह जगह चारों तरफ से घेर ली गई है। समझदारी इसी में है कि बिना विरोध के हमारे साथ चलो। विक्रम ने चारों ओर नज़र दौड़ाई।
पहली बार उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन तभी उसकी नज़र तहखाने की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वह अचानक मुस्कुराया और बोला, तुम लोगों को लगता है कि तुम्हें पूरा सच मिल गया? नहीं, असली सच तो अभी भी इस हवेली में बंद है। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी पीतल की चाबी निकाली और ज़मीन पर फेंक दी। चाबी सीधे मेरे पैरों के पास आकर रुकी। वह मेरी तरफ देखकर बोला, इस चाबी से ऊपर वाली मंजिल का एक कमरा खुलेगा। उस कमरे में जो मिलेगा उसके बाद शायद तुम अपने ही परिवार की तरफ पहले जैसी नज़रों से कभी नहीं देख पाओगी। वरिष्ठ अधिकारी ने तुरंत पुलिसकर्मियों को इशारा किया। विक्रम और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन जाते जाते भी उसके चेहरे की मुस्कान गायब नहीं हुई। मैंने नीचे पड़ी चाबी उठाई। मेरे हाथ कांप रहे थे। आरव ने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या हम सच में उस कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं? मैंने चाबी को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने कांपते हाथों से वह पीतल की चाबी उठाई। पूरे तहखाने में सन्नाटा था। विक्रम पुलिस के साथ जा चुका था, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे की वह रहस्यमय मुस्कान बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। आखिर उस बंद कमरे में ऐसा क्या था जिसके बारे में वह इतना यकीन से कह रहा था कि सच जानने के बाद हमारा अपना परिवार भी बदल जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी हमारे पास आए और बोले, आप लोग चाहें तो इस कमरे को पुलिस की मौजूदगी में खोल सकते हैं। अगर इसमें कोई सबूत है तो उसका रिकॉर्ड बनना ज़रूरी है। मैंने आरव की तरफ देखा। उसने हल्के से सिर हिलाया। हम सब हवेली की ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचे। लंबा गलियारा पूरी तरह धूल से भरा हुआ था। सबसे आखिर में एक लकड़ी का पुराना दरवाज़ा दिखाई दिया। उसी पर वही ताला लगा था जिसकी चाबी मेरे हाथ में थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे चाबी ताले में डाली। टक, दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा चरमराते हुए खोला। अंदर का कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी ने उसे 25 साल पहले बंद किया हो। एक मेज, 2 कुर्सियाँ, दीवार पर कुछ तस्वीरें और सामने लोहे की एक अलमारी। मेरी नज़र सबसे पहले दीवार पर टंगी तस्वीर पर गई। उस तस्वीर में पापा, एक महिला, एक छोटा बच्चा और एक व्यक्ति मुस्कुराते हुए खड़े थे। मैंने हैरानी से पूछा, ये महिला कौन है? पापा कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, ये आरव की माँ है। आरव तस्वीर के पास गया। उसकी आंखें भर आईं। तो मेरे असली माता पिता की यही आखिरी तस्वीर है? पापा ने हाँ में सिर हिलाया। कमरे में कुछ देर के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। तभी वरिष्ठ अधिकारी ने अलमारी खोलने का इशारा किया। अलमारी के अंदर कई पुराने कागज़, फ़ोटो एल्बम और एक वीडियो कैमरा रखा था। कैमरे की मेमोरी कार्ड को पुलिस ने तुरंत लैपटॉप में चलाया। स्क्रीन पर 25 साल पुराना वीडियो शुरू हुआ। वीडियो में पापा और आरव के माता पिता दिखाई दे रहे थे। आरव के पिता कैमरे की तरफ देखकर कह रहे थे, अगर यह वीडियो कभी हमारे बेटे तक पहुँचे तो उसे बता देना कि हमने कोई गुनाह नहीं किया। हमने सिर्फ सच का साथ दिया। अगर हमारे साथ कुछ भी हो जाए तो इसका जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान होगा, विक्रम मल्होत्रा। वीडियो यहीं ख़त्म हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आरव बिल्कुल चुप खड़ा था। वह पहली बार अपने माता पिता की आवाज़ सुन रहा था। पापा उसके पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, मैंने तुझे अपना बेटा समझकर ही पाला था। भले ही किस्मत ने हमें अलग कर दिया। आज अगर तेरे माता पिता होते तो उन्हें
तुझ पर गर्व होता। आरव खुद को रोक नहीं पाया। वह पापा के गले लग गया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी समय वरिष्ठ अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सारे सबूत हमारे पास है। विक्रम और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा मजबूत होगा। मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा आखिरकार सब खत्म हो गया। लेकिन तभी रिद्धि ने अलमारी के सबसे नीचे रखा एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा निकाला। उस पर मेरा नाम लिखा था, नंदिनी के लिए। मैंने हैरानी से डिब्बा खोला। अंदर एक चिट्ठी और एक छोटी सी अंगूठी रखी थी। मैंने जैसे ही चिट्ठी पढ़नी शुरू की, मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, ये कैसे हो सकता है? आरव ने घबराकर पूछा, क्या लिखा है? मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति मेरी तरफ देख रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। चिट्ठी को दोबारा पढ़ने के बाद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आरव मेरे पास आया और धीरे से बोला, नंदिनी, आखिर उसमें लिखा क्या है? मैंने कांपती हुई आवाज़ से वह चिट्ठी उसे दे दी। उसने पढ़ना शुरू किया, प्यारी नंदिनी, अगर यह चिट्ठी तुम्हारे हाथों में है तो इसका मतलब है कि सच आखिर तुम्हारे सामने आ चुका है। ये अंगूठी तुम्हारी माँ की नहीं, बल्कि आरव की माँ की है। जब उन्होंने उस घटना से कुछ समय पहले आखिरी बार मुझसे मुलाकात की थी, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक वादा लिया था, अगर कभी उनका बेटा अपने अतीत और अपनी पहचान का सच जान पाए और हमारी बेटी उसके जीवन में आए, तो ये अंगूठी उसी दिन उसे दे देना। ये किसी रिश्ते का दबाव नहीं, बल्कि दो परिवारों के विश्वास की आखिरी निशानी है। फैसला हमेशा तुम दोनों का होगा। चिट्ठी पढ़ते ही कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। मेरी माँ रोने लगी। उन्होंने कहा, मुझे आज तक नहीं पता था कि उन्होंने ये चिट्ठी छिपा कर रखी थी। पापा ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं चाहता था कि तुम्हारी ज़िंदगी पर अतीत का कोई बोझ ना पड़े, इसलिए मैंने कभी तुम्हें ये सब नहीं बताया। मैंने अंगूठी उठाई और कुछ पल तक उसे देखती रही। फिर मैंने आरव की तरफ देखा। क्या तुम्हें लगता है कि इतने दर्द के बाद भी हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? आरव हल्का सा मुस्कुराया। रिश्ते अतीत से नहीं, भरोसे से बनते हैं। अगर तुम चाहो तो हम अपनी कहानी डर से नहीं, विश्वास से शुरू कर सकते हैं। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था। मैंने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। आरव ने वह अंगूठी मेरे हाथ में पहनाई। पूरे कमरे में पहली बार सुकून महसूस हुआ। कुछ महीने बाद विक्रम और उसके साथियों को अदालत ने उनके अपराधों के लिए कड़ी सज़ा सुनाई। इंस्पेक्टर संजय को भी कानून के अनुसार दंड मिला। आरव के माता पिता का नाम सम्मान के साथ याद किया गया और उनके खिलाफ फैलाई गई सारी छोटी बातें हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। पापा ने स्कूल की नौकरी से सेवानिवृत्ति ली और अपने पुराने घर में ही रहने लगे। माँ के चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान लौटी। रिद्धि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने सपनों की राह पर चल पड़ी। मैं और आरव अक्सर उसी हवेली के सामने बने छोटे से स्मारक पर जाते, जहाँ उसके माता पिता की याद में एक पेड़ लगाया गया था। हर साल उस पेड़ पर नई पत्तियाँ आती और हमें याद दिलाती कि सबसे कठिन समय के बाद भी जीवन फिर से खिल सकता है। एक शाम मैं उसी पेड़ के नीचे बैठी थी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अगर उस दिन विदाई के समय मैं तुम्हारा हाथ छोड़कर रिद्धि का हाथ ना पकड़ता, तो शायद हम कभी सच तक नहीं पहुंच पाते। मैंने जानबूझकर रिद्धि का हाथ पकड़ा था, क्योंकि विदाई के समय
भीड़ में मुझे विक्रम का वही आदमी दिखाई दे गया था। मुझे यकीन हो गया था कि हमला आज ही होने वाला है। अगर मैं सीधे तुम्हें विदा कर लाता तो तुम रास्ते में खतरे में पड़ जाती। इसलिए मैंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए रिद्धि का हाथ पकड़ लिया। मैंने सबके सामने कहा था, आज यह विदाई नहीं होगी जब तक 25 साल पुराना सच सबके सामने नहीं आ जाता। माँ यह सुनते ही बेहोश हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि वह पुराना राज अब सबके सामने आ जाएगा। मैं हंस पड़ी। उस एक पल ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन आज मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने आसमान की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे वर्षों से बिखरा हुआ हमारा परिवार आखिरकार फिर से एक हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच देर से सामने आए फिर भी उसका साथ कभी मत छोड़िए। भरोसा, परिवार और सही निर्णय सबसे कठिन अंधेरे को भी रोशनी में बदल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय।